हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ब्रीफ देने वाला हूं। ऑलरेडी आपने बुक से टीएस गरवाल, डीके गोयल और भी जो भी रेफरेंस बुक्स, संदीप का जो भी रेफरेंस बुक्स से आप पढ़ते होंगे और आपके स्कूल टीचर आप जहां पढ़ते होंगे डेफिनेटली उन्होंने काफी हेल्प करी होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले जो आज का एजेंडा है हमारा, वो एजेंडा हम एक बार समझ लेते हैं। तो एजेंडा इज क्वाइट सिंपल। आज का जो है टू अंडरस्टैंड द WH क्वेश्चंस। डेफिनेटली जब भी मैंने WH क्वेश्चन कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बेसिकली इंग्लिश के बारे में बात करें। WH क्वेश्चंस वहां इंग्लिश की बात नहीं कर रहे। अब WH क्वेश्चंस क्या है अकाउंट्स का, वो मैं अभी आपके साथ बात करूंगा। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो भी हम आज की सेशन में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द अकाउंट्स हमें बिजनेस को समझ लेना चाहिए। डेफिनेटली यू हैव मेनी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बट इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विच मीन्स बिजी प्लस नेस। बिजी का मतलब क्या होता है? ऑक्युपाइड। नेस का मतलब क्या होता है? फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। और रीजन क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले बिजनेस क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बिजी प्लस नेस। बिजी का मतलब क्या होता है? ऑक्युपाइड। नेस का मतलब क्या होता है? फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। रीजन की मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन, इकोनॉमिक रीजन एंड नॉन इकोनॉमिक रीजन। नाउ ये हमने डिफाइन कर लिया इकोनॉमिक रीजन और नॉन इकोनॉमिक रीजन में। अब आप ये समझें कि इकोनॉमिक रीजन होता क्या है। So anything which can be measured in terms of money, definitely it is an economic reason. And non-economic reason क्या हो सकता है? Anything which can't be measured in terms of money is a non-economic reason. So economic term में क्या हो सकता है? Just take an example. आप फैमिली लंच या फैमिली डिनर के लिए बाहर जाते हैं. So as soon as you complete your meal, so basically you are liable to pay to the restaurant owner, right? लेकिन आप जब स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं तो बेसिकली आपको मम्मा खाना देती हैं और दैट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली इट हैज सम कॉस्ट, लेकिन आपके लिए क्या होता है? फ्री होता है। तो जो अफेक्शन है, जो पेरेंट्स का केयर है आपके लिए, उसको हम वैल्यू में कंसिडर नहीं कर सकते, उसका कोई भी प्राइस नहीं हो सकता। सो दैट कम्स अंडर द नॉन इकोनॉमिक रीजन। अब इकोनॉमिक रीजन आपने समझ लिया, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज अकाउंट्स? तो अकाउंट्स में कुछ डेफिनेशन आपके बुक्स में है और कुछ डेफिनेशन की हम आज बात करने वाले हैं। जैसे द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग अकाउंटेंट्स AICPA has had defined accounting as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the terms of money transaction and events which are in part at list of financial character and interpreting the result thereof. ये आपने स्कूल में भी बहुत बार इसको ट्राई किया होगा, राइट? ये आप डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन आपने स्कूल में भी काफी बार ट्राई किया होगा। ऑलराइट, तो ये आपने डेफिनेशन स्कूल में भी काफी बार ट्राई किया होगा। जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने जो दिया है, ये डेफिनेशन आपने काफी बार स्कूल में ट्राई किया होगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा हूं। व्हाट इज अकाउंट्स? तो इसका सिंपल मतलब है टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एन अकाउंट। ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम अकाउंट्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, ये समझना बहुत अच्छा रहेगा। तो समझते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल। ये मिस्टर ए है जो कि एक बुक सेलर है। ओके, मिस्टर ए एक बुक सेलर है एंड ये बच्चा है जिसका नाम है राम। ठीक है, और सपोज राम जो है उसके पास 1000 रुपीज वॉलेट में है एंड ही वांटेड टू बाय एन अकाउंटेंसी बुक फ्रॉम मिस्टर ए। तो ही विजिटेड मिस्टर ए एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। अब मिस्टर ए के पास 100 नंबर ऑफ बुक्स की अवेलेबिलिटी थी फॉर अकाउंट्स। तो मिस्टर ए ने कंफर्म करा कि एक बुक का जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज का है। राम ने मिस्टर ए से बुक लिया और वो घर चला गया। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आपने देखा? इसमें चेंज आपने देखा कि जो मिस्टर ए के पास बुक थी, नाउ दिस बुक इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय वन यूनिट, सो नाउ इट कम्स डाउन टू 99 बुक्स ओनली। उनके पास स्टॉक वो चेक करेंगे तो उनके पास स्टॉक कितना रह जाएगा? 99 बुक्स का रह जाएगा।
सेकेंड, उनके पास कैश बॉक्स में जो भी पैसे पड़े होंगे, नाउ दैट मनी इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 1000 रुपीज। सिमिलरली हम राम का देखें तो राम के पास, राम ने एक बुक के लिए 1000 रुपीज पे करा है, तो नाउ ही कम्स डाउन टू 0 रुपीज। और इसके घर में और भी अदर बुक्स होंगी जिसको मैंने एक्स ले लिया, यहां मैंने एक्स प्राइस के लिए लिया, यहां मैंने एक्स क्वांटिटी के लिया है, तो इसके पास और भी बुक्स होंगी अदर सब्जेक्ट्स की, तो उसको मैंने एक्स ले लिया। तो उसमें एक बुक जो अकाउंट्स की है वो इंक्लूड हो गई, तो यहां इस बुक से इंक्रीज हो गया। तो इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आप बोलोगे इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, तो ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या चाहिए हमें? ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले 2 पार्टीज होने चाहिए। आप यहां चेक कर सकते हो, इस एग्जांपल से 2 पार्टीज होने चाहिए, तो बायर एंड सप्लायर 2 पार्टीज हो गए। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, देयर मस्ट बी सम फाइनेंशियल चेंजेस। सेकंड आइटम क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल चेंजेस होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहां भी फाइनेंशियल चेंजेस हो रहे हैं। यहां 1000 रुपीज से मिस्टर ए इंक्रीज कर रहा है, राम 1000 रुपीज से सिमिलर अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है। एंड थर्ड क्या हो सकता है? देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, सो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि इसके पास जो 100 बुक्स थी, नाउ इट कम्स डाउन टू 99, और इसके पास जो भी बुक्स अदर सब्जेक्ट की रही होंगी उसमें एक बुक इंक्रीज हो गई है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, 2 पार्टीज होने चाहिए, देयर मस्ट बी सम फाइनेंशियल चेंजेस एंड देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को रिकॉर्ड करना अकाउंट्स होता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है, अब ट्रांजैक्शन तो हमने सीख लिया कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, देयर मस्ट बी सम फाइनेंशियल चेंजेस, देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशन। मैंने थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को यहां फिर से समझा दिया है कि इट इज एन इवेंट विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन जो होते हैं, मेनली हमें जो समझ में आता है वो आता है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन एक और बेसिस है इसको समझने का, जो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द रिलेशन विद द अकाउंटिंग यूनिट के हिसाब से देखें, सो और एक डिवीजन आ जाती है इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन मतलब जो बिजनेस के अंदर में है उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे बिजनेस में कोई भी एसेट्स है और वो डेप्रिशिएट कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है, तो बेसिकली वो इंटरनली हमारे को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। जब डेप्रिशिएट करेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी एंड डेफिनेटली इट इज अ लॉस फॉर अस, एंड जब इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली इट इज अ प्रॉफिट फॉर अस। लेकिन इसमें कोई दूसरा पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब भी हम परचेज गुड्स करेंगे या गुड्स सेल करेंगे तो डेफिनेटली 2 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। सो इसको रिलेशन विद अकाउंटिंग यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया और आपका एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गया। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अकाउंट्स? मैंने जैसे कहा आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है WH क्वेश्चन से। तो अकाउंट्स होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, किसके लिए पढ़ना चाहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस सेशन में करने वाला हूं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अकाउंट्स? सो बेसिकली आपने समझ लिया कि वी आर लिविंग इन द ह्यूज वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस के वर्ल्ड में रहते हैं, राइट? एंड अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए वी कैन यूज, जैसे मान लीजिए आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में, इंग्लिश में और 1-2 लैंग्वेजेस मुझे और आती हैं, उससे में हम बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से अकाउंट्स जो है उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब बिजनेस को कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो बिजनेस को कम्युनिकेट करने के लिए हम एक जो लैंग्वेज यूज करते हैं, कॉमनली यूज लैंग्वेज करते हैं, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। सो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी इंपॉर्टेंस है अकाउंट्स की। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अकाउंट्स आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि व्हाई डू वी स्टडी अकाउंट्स? क्यों अकाउंट्स पढ़ते हैं? अकाउंट्स पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है? यस, अकाउंट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और क्यों पढ़ते हैं उसका समझिए। टू मेक अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करें, किसी भी शॉपिंग के दौरान आप जाएं, तो देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन अ मे बी इन एन आवर, राइट? तो उस ट्रांजैक्शन को सपोज हम कहीं लिख के नहीं रखें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकॉल कि कितने का हमने सामान बेचा और कितने का सामान आया, और डेफिनेटली वी आर अनेबल टू आंसर। लेकिन इफ यू कुड रिकॉर्ड इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जैसे जैसे आया वैसे वैसे हमने रिसीट और पेमेंट को कंसीडर कर लिया, वैसे वैसे ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया, सो विल बी एबल टू आंसर टू एवरीवन, राइट? हम अपने आप को भी आंसर दे सकते हैं एंड वी कैन आंसर टू एवरीवन, जिसको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड
के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस के को निकालने के लिए भी हमें पता होना चाहिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक सिंपल से एक पेन की बात कर लें। पेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल नहीं बोल सकते, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एक पेन है जो कि प्लास्टिक से बनी हुई है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, वो प्लास्टिक जो है हमने 2000 का प्लास्टिक का रॉ प्लास्टिक खरीद लिया। ऑलराइट, वो प्लास्टिक सपोज हमने किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से खरीदा, हमने दूसरे स्टेट में है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने इसमें 500 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे कर दिया, क्योंकि मैंने जैसा बताया था वो रॉ प्लास्टिक था, तो द कन्वर्जन हैज टू बी डन इन द फैक्ट्री, तो उसके लिए जो कॉस्ट लग गई वो हमारी 1000 रुपीज की कॉस्ट लग गई। इसके बाद हमने क्या करा, उसको रिफिल वगैरह करने में 800 लगा दिया और 700 का हमने उसमें उसकी जो भी फिनिशिंग वर्क थी उसमें हमने खर्च कर दिया। तो इफ यू कुड चेक हमने कितना खर्च कर दिया, 2500, 3500 एंड ये 1500, सो हमने 5000 खर्च कर दिया। सपोज ये 5000 में हमने 100 यूनिट्स ऑफ वो पेन मैन्युफैक्चर किया होगा, तो बेसिकली एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, 50 रुपीज की आ गई, because you have all the details start from the procurement of the raw material till its finished product। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो ये आपका 50 रुपीज का एक पेन बना, राइट। इस 50 रुपीज के पेन को सपोज मार्केट में हमने 60 रुपीज का सेल करा, सिंपली वी कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10। और इसी पेन को ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात, तो सपोज हमने इसको 48 रुपीज में बेच दिया, तो सिंपली वी मेड अ लॉस ऑफ 2। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, अकाउंटिंग आनी चाहिए। रॉ मटेरियल से प्रोक्योरमेंट से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक का सारा डिटेल्स हमारे पास है। इन ऑर्डर टू दिस हम इजीली उसके प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया हमने, एंड देन वी कैन कंपेयर विद द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में वी बिलीव इन एक्सपेंशन, राइट, वी बिलीव इन एक्सपेंशन। किसी एक बिजनेस की बात करें तो वो बिजनेस सपोज एक सिटी को सर्व करता है, तो वो बिजनेस ठीक है, फेयर इनफ, उसका बहुत नाम है। लेकिन कोई एक ऐसा बिजनेस जो बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे सिटीज को सर्व करता है, तो कौन सा बिजनेस बड़ा होगा, डेफिनेटली वो वाला जो बहुत कस्टमर के साथ डील करता है। इसके लिए भी फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एबीसी है और एक पीक्यूआर लिमिटेड है। एबीसी के पास जो टोटल एसेट्स है, अभी मैं सिंपली बता देता हूं एसेट्स क्या होता है, एनीथिंग विच यू ओन एंड हैज अ रियलाइजेबल इकोनॉमिक वैल्यू इन द फ्यूचर इज कॉल्ड योर एसेट्स। फर्दर हम इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। लायबिलिटीज क्या होता है, anything which you owe and has to make the payment in the future is called your liabilities. Anything which you own and has a realizable economic value in the future is called your assets. Anything which you owe and has to make the payment in the future is called your liabilities. PQR Limited में भी जो assets है इसका और इसका भी हमने liabilities ले लिया। बस एक aspect दिखाना चाहता हूं कि financial position का जो डिसीजन है वो कैसे होगा। सपोज इसके पास टोटल 100 करोड़ की एसेट्स है और इसका जो लायबिलिटीज है वो कितनी है, 40 करोड़ की है। एक एस्पेक्ट दिखा रहा हूं, बहुत सारे एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट दिखा रहा हूं। और इसके पास 100 करोड़ की एसेट्स है और सपोज 60 करोड़ की लायबिलिटीज है। तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्थ। इसी को हम कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया नेटवर्थ। तो इसका नेटवर्थ कितना हो गया, 60 करोड़ का, और इसका नेटवर्थ कितना हो गया, 40 करोड़ का। तो कंपैरेटिवली फाइनेंशियली साउंड कौन है, एबीसी। सो दे कैन इजीली टेक द डिसीजन टू एक्सपैंड, क्योंकि जब भी आप एक्सपैंड करते हो तो बहुत सारे खर्चे आपके पास आ जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन, जो बहुत सारे डिसीजन हम ले सकते हैं, उसमें से एक फाइनेंशियल डिसीजन ये वाला मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिससे आपका नेटवर्थ हो गया। नाउ यू कैन इजीली कंपेयर योर एबीसी का नेटवर्थ विद पीक्यूआर का नेटवर्थ एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आप में दोनों में से कौन सा बेटर पोजीशन में है टू एक्सपैंड द बिजनेस इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है डेफिनेटली अ पोर्शन ऑफ द your total income is given to the tax as a liabilities। तो उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी चाहिए। To detect and errors and frauds, suppose if everything is recorded in a systematic manner, so there is I can say there is a no chances or there is a less chance to make some frauds। तो इसको fraud होगा भी तो we can easily check, right? तो इसीलिए हम accounts पढ़ते हैं। Next, from whom do we study accounts?
ठीक है, देखो हर चीज का पर्पस होता है। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है, हम इतनी अकाउंट्स की बातें करते हैं, अकाउंट्स करते क्यों हैं? एक छोटी छोटी चीजों की बात करें तो हर चीज का एक ना कुछ पर्पस होता है। घर में आपके लिए खाना बनता है, उसका भी पर्पस होता है कि आपको क्या चाहिए और आपके बड़े भाई को क्या चाहिए, छोटे छोटे भाई को क्या चाहिए और बड़े बहन या छोटी बहन को क्या चाहिए। मतलब सबका पर्पस होता है कि आपको क्या चाहिए और उसको क्या चाहिए, तो उसका भी पर्पस होगा। तो इसका भी अकाउंट जो हम इतना बना रहे हैं, इसका भी कुछ ना कुछ पर्पस होगा। ऑल आई वांटेड टू से इज कि एवरीथिंग शुड हैव अ पर्पस। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका भी कुछ ना कुछ पर्पस होगा। सो बेसिकली हम किसके लिए अकाउंट बनाते हैं? स्टेक होल्डर्स। नाउ इट इज नॉट अ शेयर होल्डर। Shareholder is different and stakeholder is different. In a layman language, we can call it users of accounts, जो accounts को use करते हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सपोज आपका घर है, मम्मा पापा दादू दादी और के साथ आप अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हैं। सो यू गाइज आर इंटरनल यूजर ऑफ दैट हाउस। और कभी कभी आपके पेरेंट्स में, मतलब मदर की साइड से, फादर की साइड से कभी कोई विजिट करने आते हैं या फैमिली वेलविशर जो आपको विजिट करने के लिए आते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर। तो इसी तरह अकाउंट्स में भी दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो इंटरनली मॉनिटर करते हैं और एक एक्सटर्नली करते हैं। आई एम श्योर कि आपने पढ़ रखा होगा। तो इंटरनल यूजर हो गया, इसमें क्या हो गया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द टेकिंग वेरियस डिसीजन। Second है employees. Employees are interested in the financial statement of the assets, the ability of the business to pay higher wages and bonuses. Owner. Owner तो definitely he puts his hard-earned money into the business. तो definitely he would like to know कि what is the financial condition of the business. तो आपने क्या देखा internal user में? Management, employee and ओनर। अब इसको लर्न कैसे करना है बेटे? बहुत सिंपल सी चीज है। तो इंटरनल यूजर को लर्न करने का मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो बिल्ली क्या करती है? म्याऊ। तो म्याऊ में मैं डब्ल्यू हटा रहा हूं, यहां क्या लिखूंगा मैं? MEO, म्याऊ। सो MEO, राइट। M फॉर क्या हो गया बेटा? मैनेजमेंट। E फॉर क्या हो गया? एम्प्लॉय। और O फॉर क्या हो गया? ओनर। तो इंटरनल यूजर के लिए जब भी आप देखें तो ये म्याऊ वाला जो वर्ड है वो समझे। M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर एम्प्लॉय और O फॉर ओनर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आपके अकाउंटिंग को देखते हैं, राइट। सो एक पहला क्या हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर प्रोवाइड क्या करता है? क्रेडिटर आपको प्रोवाइड करता है द गुड्स, जो भी गुड्स करते हैं या सर्विसेज करते हैं ऑन द क्रेडिट बेसिस, राइट। तो ये क्रेडिट हो गया। तो बेसिकली दे वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन, देन ओनली दे कैन अलाउ यू द दैट पर्टिकुलर गुड्स ऑन क्रेडिट और मे बी द सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अब ये जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ क्रेडिटर, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिटर एंड द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ये हमारे को गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट में देता है, राइट। और ये हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, तो लोन देता है हमारे को बेसिकली। तो ये हमारे को सपोज हम लोन लिया, तो लोन के भी दो अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक बिजनेसमैन के पास कैपिटल कम है, बिजनेस कम चलता है, तो डेफिनेटली उसका लोन कम होगा। और दूसरा बिजनेसमैन के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में बहुत अच्छी है, तो उसको लोन ज्यादा मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बैंक भी, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपके अकाउंट्स को चेक करते हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर हैविंग द रीपेइंग कैपेसिटी और नॉट। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करते हैं, देखो जब भी कोई इन्वेस्टर होता है, व्हेनेवर द इन्वेस्टर विद द सरप्लस अमाउंट वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, तो वो दो चीजें देखती है। पहला, उसका पैसा सेफ होना चाहिए। दूसरा कि उसका पैसा में ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला क्या? सेफ होना चाहिए। दूसरा, उसके पैसों में ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सपोज आपने 3-4 कंपनी को शॉर्टलिस्ट करा, एवरीवेयर यू फाइंड योर मनी इज सेफ, राइट। लेकिन कोई कंपनी 9% का रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, कोई 10, कोई 11, कोई 12, तो डेफिनेटली जो हाईएस्ट वाला होगा वो आप चूज करेंगे। तो ये इन्वेस्टर हो गया। गवर्नमेंट भी, आप टैक्स का जो बेसिकली असेसमेंट होता है, उसकी सही पेमेंट आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट भी इस पे करता है। रिसर्चर भी आपके रिसर्च वर्क के लिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती है। पब्लिक भी डेवलपमेंट पर्पस ऑफ द सोसाइटी के लिए आपका अकाउंटिंग यूज करती है। कंज्यूमर भी बेसिकली आपके जो गुड्स है, दे रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड्स अकाउंटिंग कंट्रोल विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके लिए यूज करते हैं। तो इंटरनल के लिए मैंने क्या बताया? म्याऊ। अब इसके लिए क्या बता सकता हूं? इसके लिए थोड़ा सा और अच्छा सा, बस फनी पर्पस है, फनी टर्म के लिए यूज करेंगे। तो इसके लिए टर्म क्या हो सकता है? CBI, राइट। CBI एक ऑर्गेनाइजेशन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट के लिए जी, रेड ऑन प्रियंका चोपड़ाज हाउस। क्या मैंने बताया? CBIG raid on Priyanka Chopra's house, where C stand for creditor, B for bank, I for investor, G for government, R for researcher, P for public and C for customer. तो external user के लिए आप क्या बोलेंगे? CBI with respect G raid on Priyanka Chopra's house. तो इससे आपका सारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट को आपने देखा होगा कि जैसे इकोनॉमिक्स की भी सर ने क्लास ली थी और कल सर ने बताया था कि एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सिमिलरली हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स? सो लुका फ्रा पेसेलियो is considered as a father of accounting. He was innovated the accounts in the year 1494 में। He was from northern side of Italy, और उस साइड में बेसिकली नॉर्दर्न साइड ऑफ इटली में जो इटली का जो ट्रेड होता था उस ट्रेड को देखते हुए उन्होंने उस टाइम में एक मैथमेटिशियन थे एक्चुअली, तो उन्होंने ये वाला अकाउंटिंग स्टार्ट करा, राइट? सो ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ अकाउंट्स। ही हैज इनोवेटेड अकाउंट्स, आई कैन से इनोवेटेड अकाउंट्स इन द ईयर 1494। सो लुकास फ्रा पेसेलियो। Now how many types of account? ये भी WH क्वेश्चन का पार्ट है। So accounting can be of 5 types: cost accounting, financial accounting, management accounting, tax accounting and social responsibility accounting, right? So these are the 5 forms of your accounting. Define the term bookkeeping, accounting and accountancy, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, बुककीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, तो थोड़ा सा मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। बुककीपिंग मीन्स bookkeeping is a part of accounting and it is the process of identifying, measuring, recording and classifying the following transaction. तो जो बेसिक लेवल का काम होता है, जो क्लरिकल काम होता है, दैट इज बीइंग डन बाय द बुककीपर्स, राइट? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअली इट बिगिंस, ये ध्यान देने वाली बात है, इट बिगिंस वेयर बुककीपिंग एंड्स। जहां बुककीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इट इंक्लूड्स समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अकाउंटेंसी क्या होता है? बुककीपिंग हमने समझ लिया, जो बेसिक लेवल का काम है, क्लरिकल जो काम है। अकाउंटिंग हमने सीख लिया कि जहां बुककीपिंग खत्म होगी वहां अकाउंटिंग कम्स इनटू द पिक्चर। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड द टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, इसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ऑलराइट? नाउ ये जैसे मैंने चैप्टर बताया आपको कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मैंने थोड़ा सा कंबाइन करा है आपको बेटर समझाने के लिए, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डेफिनेटली आप डेफिनेशन के बाद फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव, ये सब डेफिनेटली आपने पढ़ लिया होगा। तो मैंने उसमें सिर्फ WH वाला जो पार्ट है, जो व्हाट, व्हाई, ये सब जो हमने करने हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और भी हो सकते हैं, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू स्टार्ट विद अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट, राइट, between 2 or more parties. It involves an exchange of goods and services or money and gets recorded in the books of the accounts for the organization involved. तो बेसिकली ट्रांजैक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था और ये बुक्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वी हैव ऑलरेडी लर्न, सो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बहुत सिंपल सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजनेस जो होता है वो कैसे स्टार्ट होगा। तो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं यहाँ, थोड़ा सा समझाता हूं इसमें जिससे आपकी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो सोर्सेज ऑफ फंड्स, बिजनेस जब भी हम कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो सोर्सेज ऑफ फंड्स और सोर्सेज ऑफ एप्लीकेशन पे हम ध्यान देते हैं। नाउ सोर्स हमारा क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, मतलब रिसोर्स मतलब हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं, हमारे पास जो पैसे हैं। तो बेसिकली हमने एक बिजनेस का मॉडल तैयार कर लिया और उस बिजनेस में हमने देख लिया कि हाउ मच रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक हम बिजनेस सोचा हमने और उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? सपोज 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास जो ओन सोर्स से है, वो सपोज हमारे पास ओन सोर्स से जो फंड है सपोज 80 करोड़ का है। इसका मतलब हमें बोरो कितना करना पड़ेगा?
बोरो कितना करना पड़ेगा, 20 करोड़ करना पड़ेगा, देन ओनली 80 करोड़ ऑफ ओन सोर्स एंड 20 करोड़ फ्रॉम द बोरोड सोर्स कैन बी इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस टू स्टार्ट, राइट। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है बाइंग ऑफ एन एसेट्स, मतलब पैसों का यूज क्या करेंगे, एप्लीकेशन मींस पैसों का यूज क्या करेंगे। तो देखो ओन सोर्स को हम कैपिटल बोलते हैं, राइट, तो ये मेन टर्म हो गया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखा जाए तो। बोरो का मतलब क्या हो सकता है, आउटसाइडर लायबिलिटीज। कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटीज होती है, कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटीज होती है। अब ये मैं आपको आगे वाले टर्म में बताऊंगा कि आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा कि एक जो आपका कॉन्सेप्ट है बिजनेस सॉरी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो एज पर द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैव गॉट टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ नेचुरल पर्सन विद द आर्टिफिशियल पर्सन। सो बेसिकली हम जो बुक्स बनाते हैं वो बिजनेस का बनाते हैं, बिजनेसमैन का नहीं बनाते। तो बेसिकली बिजनेसमैन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ पैसे दिए हैं, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक लायबिलिटी हो गई, तो ये भी एक इंटरनल लायबिलिटीज है। आउटसाइडर से जो हमने कर लिया वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई, और एसेट्स में जो हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं आज, मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में थोड़े से और टर्म पढ़ेंगे, लेकिन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, बोरो करने का मतलब है लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, और एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एक है, बहुत सारे हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओन सोर्स। पहला ओन सोर्स जो मैंने बताया ये क्या है, कैपिटल। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट व्हिच द प्रोप्राइटर और द पार्टनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोप्राइटर इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एनी एसेट्स। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपने डेफिनेटली आज के टाइम तक आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह कर लिया होगा, तो जब भी आप ये डेफिनेशन लिखें तो आप इसमें ये जरूर लिख दें कि इन ऑर्डर टू असर्टेन द कैपिटल द फॉर्मूला इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और इसको एक बॉक्स में बना दें, तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट हो जाएगा। यहां आपने डेफिनेशन भी दे दी, और हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल ये भी आपने बता दिया कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल द फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब ड्राइंग्स क्या होता है, तो ड्राइंग्स बहुत सिंपल है। इट रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट्स व्हिच द ओनर विथड्रॉ फॉर द पर्सनल बिजनेस फ्रॉम हिज पर्सनल यूज। अभी मैंने बताया कि जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, इट इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन द नेचुरल पर्सन और द आर्टिफिशियल पर्सन। Basically, whenever the natural person investing into the artificial person as a capital, so that becomes a internal liabilities. Similarly, the natural person, that is the owner, reduce some goods, maybe in form of cash or maybe in form of goods, in which the business is dealing with. तो वो क्या हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकता है। तो बेसिकली ड्राइंग्स जो होगा वो बिजनेस के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, रिड्यूस इन कैपिटल भी कर सकते हो, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एसेट्स भी बिजनेस के लिए एक एसेट्स हो गया, बिकॉज द बिजनेसमैन हैज टू रीपे दिस अमाउंट, या नहीं तो उसके कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मैंने बता दिया, एनीथिंग व्हिच यू ओ एंड हैज टू मेक द पेमेंट इन द फ्यूचर इज कॉल्ड द लायबिलिटीज। थोड़ा सा अलग टर्म में यहां बता दिया मैंने, इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट व्हिच अ बिजनेस ओ टू अदर्स। जैसे अमाउंट ऑफ बिजनेस इज लायबल टू पे अदर्स सच एज लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और अदर पर्सन एज अ क्रेडिटर ऑफ गुड्स सप्लाइड फॉर। अब लायबिलिटीज कितने तरह के हो सकते हैं? लायबिलिटीज क्लासिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटीज इज बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एज आई मेंशन, इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल को ही हम इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करें तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। इसको समझना बहुत ही आसान है। दोज लायबिलिटीज व्हिच इज मेंट फॉर मोर देन एन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब 12 महीने, हम एज्यूम करते हैं कि 12 महीने से ज्यादा के लिए जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है, एक साल से जो ज्यादा के लिए नॉन करेंट लायबिलिटीज है, दैट इज कॉल योर जो लायबिलिटीज है एक्चुअली वो नॉन करेंट लायबिलिटीज है। और एक साल या एक साल से कुछ कम लायबिलिटीज है, कम पीरियड का लोन है, तो दैट कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो यहां देख सकते हैं मोर देन अ ईयर मैंने लिखा हुआ है, और यहां जो है वो 12 मंथ्स के, या तो 12 मंथ्स होने चाहिए या 12 मंथ से लेस होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कुड बी द बेस्ट एग्जांपल, या बैंक लोन हो गया जो एक साल से ज्यादा के लिए है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की बात करूं तो डेफिनेटली बिल्स पेबल का आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्रेडिटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल ले सकते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम का एग्जांपल ले सकते हैं. सो दे आर द गुड एग्जांपल ऑफ योर करंट लायबिलिटीज. नेक्स्ट, एसेट्स. These are the properties owned by the business which are used to carry out the business operation and earn operating revenue for the business. और मैंने आपको बताया भी था, एक और डेफिनेशन में था, एनीथिंग विच यू ओन एंड हैज अ रियलाइजेबल इकोनॉमिक वैल्यू इन द फ्यूचर इज कॉल्ड योर एसेट्स. वो भी आपके लिए क्या है, एक एसेट्स है. सपोज डेफिनेटली आपकी एक छोटी सी साइकिल, जब आप बहुत छोटे होंगे, एक छोटी सी साइकिल उस टाइम में सपोज 1000 की आई होगी, और अब आप बहुत बड़े हो गए और वो साइकिल बिल्कुल ही यूज में नहीं है. स्टिल इट इज योर एसेट्स. अभी भी आप उसको सेल करोगे तो आपको 100 रुपीज, या सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एन इमेजिनरी वैल्यू, 100 रुपीज मिलेगा. तो आपने क्या देखा, क्यों एसेट्स है आपका, क्योंकि आप उसको ओन करते हो, राइट, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो रियलाइजेबल इकोनॉमिक वैल्यू भी है, तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एसेट्स, राइट. तो ये हो गया. इसमें एसेट्स का जो डिवीजन है वो है बिटवीन द नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स का मतलब है जो बेसिकली दीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन एंड आर हेल्ड इन द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक मशीनरी है जो 100 यूनिट प्रोड्यूस करती है. आपने एक मशीनरी को और खरीद लिया, तो बेसिकली वो 100 प्लस 100 आपकी प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हो गई, 200 से इंक्रीज हो गई. सो ये एडिशन ऑफ द हो गया, और उसका डेफिनेशन तो सेम ही है. एक इसका एस्पेक्ट और हो सकता है कि जो भी एसेट्स जो हम परचेज करते हैं नॉट फॉर रीसेल इन द मार्केट इज कॉल्ड योर नॉन करंट एसेट्स. इसकी जो डिवीजन है वो क्या क्या हो सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स. फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो ये एसेट्स, these assets are those which are not held in the business for reselling but are held for a long term to increase the earning capacity of the business. इसमें दो डिवीजन हो सकते हैं, एक टेंजिबल हो सकता है और एक इंटेंजिबल हो सकता है. टेंजिबल बहुत सिंपल, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो टेंजिबल है, और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल. लेट्स हैव सम एग्जांपल. जो टेंजिबल है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल की बात करूं तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कुड बी द गुड एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. ऑलराइट, नाउ करंट एसेट्स. These are those assets which are held on short term basis for the purpose of converting them into cash within a year, such as debtors हो गया, stock हो गया, और prepaid expenses हो गया. एक fictitious asset भी आपने सुना होगा. fictitious asset क्या होता है? These are those assets which are neither tangible nor intangible. These are the losses not written off in the year in which they are incurred, but in more than 1 year. जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, कुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स. नाउ रिसीट्स. रिसीट्स क्या होता है? तो इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स. रिसीट दो तरह से हो सकता है, एक रेवेन्यू रिसीट होता है और क्या होता है दूसरा कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन से जो आपको मिलता है, जो वट एवर गुड्स यू आर डीलिंग विथ, एंड मे बी इफ यू आर इन अ सर्विस इंडस्ट्री, सो वट एवर सर्विसेज यू हैव ऑफर्ड टू द सोसाइटी, उससे जो पैसे मिलते हैं आपको, सो दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट क्या होता है? जब भी आप द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर, लाइक सेल ऑफ एन एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये आपका कैपिटल रिसीट का पार्ट हो सकता है. तो रेवेन्यू रिसीट बेसिकली जो आप ऑपरेशनल एक्टिविटी से कमाते हैं, जैसे सेलिंग ऑफ गुड्स एंड गुड्स करते हो, ऑफरिंग द सर्विसेज एंड यू अर्न मनी. कैपिटल रिसीट क्या हो सकता है? जब आप एसेट्स को सेल करते हैं, दैट इज अ कैपिटल रिसीट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर की बात करते हैं. सो इट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन द लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज. इसमें एसेट्स भी हमने करा है और ये गुड्स एंड सर्विसेज भी करा है. तो ये जो एसेट्स है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. बाइंग एन एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. और ये जो होगा आपका, ये क्या होगा डे टू डे बेसिस पे जो करते हैं, दिस इज कॉल्ड योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इस डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है.
Buying an assets, there are so many parameters, but I'm using some of them. So buying an assets is say capital expenditure. Maintaining an assets is called revenue expenditure. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत रेयर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि डे टू डे पे करेंगे तो डेफिनेटली वो फ्रीक्वेंट होगा. जैसे बाइंग ऑफ गुड्स कर लिया आपने, बाइंग ऑफ सर्विसेज कर लिया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो गया. बाइंग ऑफ लैंड, बाइंग ऑफ बिल्डिंग, तो ये आपका कैपिटल नेचर का हो गया. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं एक बार फिर से. इट इज द अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट or the amount spent on the improving the existing assets which increases the earning capacity. तो वही जो assets को purchase करने का होगा या आपकी earning capacity को बढ़ाने के लिए definitely assets को add on करना पड़ेगा या investment करनी पड़ेगी, तो वो आपका capital expenditure हो गया. Revenue expenditure क्या हो सकता है? It is that expenditure that benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. जैसे आप ये देख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया. जैसे मान लो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आ चुका है, अक्टूबर तो खत्म नहीं हुआ, सितंबर आ चुका है, तो उसकी जो वैल्यू है ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गई, तो हमारी कौन सा एक्सपेंडिचर हो गई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई. सपोज हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उनको हम सैलरीज प्रोवाइड करते हैं और वेजेस भी कुछ लोगों को प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली जो सैलरीज और वेजेस हमने दिया सितंबर का, वो उस टाइम के काम के लिए हमने पे कर दिया था और उसकी वैल्यू एग्जॉस्ट हो गई, तो दैट कम्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर विच इज रिटन ऑफ और चार्ज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. सच ट्रीटमेंट इज गिवन टू दोज आइटम द बेनिफिट्स ऑफ विच आर एस्टिमेटेड टू accrue in more than one financial year. ये कब करते हैं हम? तो जैसे कोई ब्रांड प्रमोशन करनी हो, एडवर्टीजमेंट करनी हो, कोई रिसर्च एक्सपेंसेस करनी हो, उस टाइम में करते हैं. इसका जो जनरली बेनिफिट होता है वो 3 to 7 ईयर्स में रियलाइज हो जाता है. 3 to 7 ईयर्स में. आपने थोड़े टाइम पहले हीरो होंडा कंबाइंड बिजनेस करते थे और उसमें से अब होंडा निकल गया, ठीक है. तो बेसिकली हीरो और होंडा टुगेदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सर्विसेज ऑफर करते थे. अब हीरो ने देखा कि भाई होंडा की टेक्नोलॉजी तो चली गई, अब हमारे पे कौन रिलाई करेगा, तो उन्होंने ब्रांडिंग अपनी स्टार्ट करे, उसमें उन्होंने बहुत पैसे खर्च करे. आपने याद करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट भी कर सकते हैं कि उस टाइम में ऐड आता था हम में है हीरोज, ठीक है. तो उसमें उन्होंने ब्रांड प्रमोशन करा, तो क्या उसका बेनिफिट एक साल में मिला? नहीं, उसका बेनिफिट 3 to 7 ईयर्स में उसका बेनिफिट मिलता है. तो जब भी हम इस तरह के ब्रांडिंग करते हैं, तो उस ब्रांडिंग में जो हम खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Now let's talk about the income and expenses also. So it is the profit earned during accounting period which is calculated as the difference between the revenue and expenses. जो revenue और expense का difference होता है, this is called your income. Expenses का मतलब it is the cost incurred for generating revenue for a monetary measure of inputs or resources consumed. It is actually the value of business that has expired during the accounting year. Example के तौर पे जो मैंने बोला expired during the accounting year, like you can take an example of cash payment for salaries, cash payment for wages, electricity bill paid, traveling expenses paid, so many expenses we can count here. Trade receivable. देखो trade receivable, it is the amount that is received for sale of goods and services rendered in the ordinary course of business. So whenever I say trade receivable, so it is being divided into two parts. They are debtors and bills receivable. Debtors का मतलब क्या होता है? The person to whom we sold goods on credit, or maybe we provide the services on credit and we are expecting the payment to be recovered. So definitely it is a current asset for you. Bills receivable क्या हो सकता है? It is the amount of bill of exchange accepted by a debtor specifying the amount of which will be the received on the specified date from him for the business. तो debtors और bills receivable, जिसको हम bills of exchange हमने बोला है, ये दोनों is a part of your trade receivable. Both are your assets. Trade payable. Trade payable क्या होता है? It is the amount payable for the purchase of goods and or services taken in the ordinary course of the business. राइट. एग्जाम्पल जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया. अब क्रेडिटर क्या होता है? द पर्सन टू whom you bought the goods on credit or maybe avail the services and the payment is not yet to be made. So they are basically a creditor. Bills payable क्या है? It is the amount of bills of exchange accepted by
the person or enterprise the amount of which will be payable on the specified date. So creditors and bills payable are the good example of your trade payable. डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब तो आपको सबको पता होगा, जब भी मार्केट जाते होंगे तो डिस्काउंट आपको मिलता होगा, राइट. सो डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट इज बेसिकली अ रिबेट, अ कंसेशन, राइट. सो व्हेन यू पे लेस अमाउंट, लाइक इट इज द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज or reduction in the total amount payable for such goods or services. Discount can be further classified as trade discount and cash discount. Now, what is a trade discount? When the customer purchased or when the seller offered the goods in a bulk. So, basically the trade discount is going to be offered. Just take an example. Retailer से customer खरीदता है. Retailer किससे खरीदता है? Wholesaler से bulk quantity में खरीदता है. Wholesaler किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में खरीदता है. सपोज कस्टमर को रिक्वायरमेंट आ गई और कस्टमर चाहता है कि वो बल्क क्वांटिटी में खरीदे. सो इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द रिटेलर, ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द होलसेलर और मे बी टू द मैन्युफैक्चरर. तो इस तरह से वो जो उसमें होलसेलर का जो प्रॉफिट एड ऑन है या जो रिटेलर का प्रॉफिट एड ऑन है वो आपको डायरेक्टली अवेल कर जाएंगे. एंड दैट इज अ कंसेशन. That is a concession when you buy in the bulk. So that is called trade discount. Cash discount क्या होता है कि whenever you made some instant, prompt, immediate payment, तो you will receive the cash discount. आपको पता है बिजनेस बच्चे इसको इग्नोर करते हैं. बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं तो गया और स्टेशनरी के पास गया, स्टेशनर्स के पास गया और मैंने एक पेन खरीदा और मैंने 50 रुपये स्टेशनरी वाले अंकल को दे दिया और हम वापस आ गए, तो मैं तो कैश ट्रांजेक्शन ही करता हूँ. बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आई कैन से कि क्रेडिट पे बेसिस पे होता है. तो जब भी आप किसी को इंस्टेंट एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीदता है एंड इफ द बायर पर्सन, आई मीन द बायर बिजनेसमैन मेड सम इंस्टेंट इमीडिएट प्रॉम्प्ट पेमेंट, सो डेफिनेटली ही विल रिसीव सम कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली द वैल्यू इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, बट एज फार एज द कैश डिस्काउंट इज कंसर्न, यस, it should be recorded in the books of accounts. So this is it. Thank you. All the best. Happy learning. Like करें, subscribe करें और share करें with your friends. Thank you so much. Happy learning. Take care. God bless you all. Bye bye.